हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय हिस्ट्री चैनल। मेरा नाम सिद्धांत मिश्रा है। मैंने हिस्ट्री में एमए किया है और मैं हिस्ट्री में यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ। जो हम अपनी श्रृंखला चला रहे हैं सल्तनत कालीन इतिहास की, उसमें हम खिलजी वंश की शुरुआत कर चुके हैं और हमने अपने पिछले लेक्चर में देखा था कि किस तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी का कत्ल करके किस तरह से वो अगला सुल्तान बनता है। तो ये अब यहाँ से जो खिलजी वंश है वो स्थापत्य कला में भी अपनी रुचि दिखाएगा। और जो हमने पहले बात की थी कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में जो कुतुब मीनार बन रही है जिसको इल्तुतमिश ने पूर्ण कराया, उसके पास एक अलई दरवाज़ा नाम का एक भव्य द्वार का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के समय में होगा। और दिल्ली में भी एक श्रीनगर का ये श्री नाम का एक किला है, उसका ये निर्माण करेगा। तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने कुल 20 वर्ष शासन किया, 1296 से लेकर 1316। यदि आपने हमारा पिछला लेक्चर ना देखा हो तो हमारे पिछले लेक्चर का मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे आपको ये लेक्चर बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि इतिहास जो है वो क्रमानुसार पढ़ने में ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो हमने अपने पिछले लेक्चर में जो जाना था उसी से इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए अब हम देखते हैं कि इसका प्रारंभिक जीवन अलाउद्दीन खिलजी का कैसे है और ये सिंहासन रोहण इसका किस प्रकार होता है। इसका जन्म 1266 में सिरसा में हुआ था। हरियाणा में एक ज़िला है सिरसा नाम का, वहाँ इसका जन्म होता है और इसका मूल नाम अली गुरशास्प है। ये मैंने आपको पहले बताया था, ये नाम महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पूछा जा चुका है, बहुत सारे परीक्षाओं में पूछा है, नेट में भी पूछा हुआ है, एक प्रश्न आया एक बार। इसकी पिता की मृत्यु हो जाती है जब जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी उस समय तक सिंहासन रूढ़ नहीं होता। उस समय उससे पहले ही जलालुद्दीन जब सिंहासन रूढ़ होता है उससे पहले ही इसके पिता की मृत्यु हो जाती है और इसके बाद जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी ने इसको पाला होता है, अंत में जिसका ये वध कर देता है, कत्ल कर देता है। और बाल्यावस्था में इसको कोई नियमित शिक्षा नहीं मिली होती है, इसी कारण बर्नी इसको अशिक्षित बताता है। और जैसे हमने देखा था कि ये कड़ा का इक़्तिदार बनाया जाता है और जब भिलसा अभियान हो जाता है उसके बाद इसको आरिज़ मुमालिक बना देते हैं जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी और इसको अवध की बीकता दे देते हैं और अपनी पुत्री का विवाह इससे कर देते हैं। जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी की 2 पुत्रियां होती हैं, दोनों का विवाह एक का विवाह अलाउद्दीन खिलजी से और दूसरे का उसके भाई अल्मास बेग से किया जाता है। देवगिरी की लूट ने ये सिद्ध कर दिया कि वो न केवल प्रतिभाशाली सैनिक था बल्कि उसमें अद्भुत साहस, संगठन शक्ति और संसाधन संपदा भी थी। जैसा कि हमने देखा था कि किस तरह से उसने कूटनीति का इस्तेमाल करके देवगिरी की विजय हासिल की थी। अब जैसे ही ये दिल्ली इसके कत्ल की सूचना पहुंचती है जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी के, तो जो जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी की जो पत्नी है मलिकाए जहां, वो अपने छोटे पुत्र कद्र खां, जैसे कि हमने बताया था जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी के 3 पुत्र हैं। खाने खाना की मृत्यु हो जाती है जब वो सिद्दी मौला का वध करा देता है। उसके बाद अरकली खां को मुल्तान का सूबेदार बना के मुल्तान भेज देता है। तो सबसे छोटा पुत्र दिल्ली में है, उसको मलिकाए जहां जो है वो रुकनुद्दीन इब्राहिम के नाम से गद्दी पे बिठा देती है। तो ये रुकनुद्दीन इब्राहिम के नाम से गद्दी पे इसको बिठाती है, लेकिन शासन खुद करने लगती है और ये इक्ताएँ जो होती हैं उनका भी वितरण करना शुरू कर देती है। अरकली खां को ये पसंद नहीं आता, लेकिन अरकली खां जो है वो उस समय मुल्तान में ही रहने का निश्चय करता है और इससे अलाउद्दीन को बहुत राहत मिलती है क्योंकि अलाउद्दीन इससे बहुत भय खाता था और ये अपने युग का रुस्तम कहा जाता था अरकली खां। जब अलाउद्दीन दिल्ली की तरफ बढ़ना शुरू करता है तो वो सैनिक भर्ती शुरू कर देता है। और जो उसने धन लूटा था देवगिरी से वो लुटाता हुआ दिल्ली की तरफ बढ़ता है और दिल्ली पहुंचने तक उसकी सेना में 56,000 घुड़सवार और 60,000 पैदल सैनिक हो जाते हैं, क्योंकि जो वो धन है वो धन इतना लुटाता हुआ चलता है कि उसकी सेना में भर्तियां बहुत तीव्र गति से होती हैं। इसीलिए शायद डॉक्टर एस राय ने बोला था पिछले लेक्चर में, जैसे मैंने आपको बताया, कि दिल्ली का मार्ग उसने देवगिरी से ही प्रशस्त किया। तो इतनी धन संपदा वो लेके आया था कि उसने अपनी सैन्य शक्ति बहुत संगठित कर ली। और जैसे ये दिल्ली के द्वार पहुंचता है तो मलिकाए जहां और अहमद चब जो उसका भांजा है जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी का, और रुकनुद्दीन इब्राहिम जो अभी अभी गद्दी पे बिठाया है जिसको मलिकाए जहां ने, ये तीनों के तीनों मुल्तान भाग जाते हैं जहाँ पे अरकली खां है जिसका सूबेदार। और इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी सिंहासन रूढ़ होता है और सिकंदर सानी की उपाधि लेता है, सिकंदर द्वितीय की उपाधि लेता है और यामनी उल खिलाफत यानी कि खलीफा का जो नायब जिसका अर्थ है इसकी उपाधि लेता है। और अमीर खुसरो इसको खज़ाइनुल फुतूह की उपाधि देते हैं। खज़ाइनुल फुतूह का मतलब होता है, फुतूह का अर्थ होता है विजय, फुतूह का अर्थ है विजय और खज़ाइनुल फुतूह का मतलब है जिसने धरती
को विजित किया है। और इससे पहले हमने लेक्चर में आपको बताई थी एक पुस्तक का नाम मिफ्ताहुल फुतूह, जो अमीर खुसरो ने जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी के ऊपर लिखी है। मिफ्ताहुल फुतूह का अर्थ होता है कि सफलता की कुंजी, यानी कि जो विजय है उसकी कुंजी। और खज़नाइल फुतूह का अर्थ हो गया धरती की विजय, यानी कि जो विजय का इतिहास है उसकी खज़नाइल फुतूह। इसकी एक रचना भी है अमीर खुसरो की, इसकी एक पुस्तक है खज़नाइल फुतूह, जो इसने अलाउद्दीन खिलजी के जितने भी अभियान हुए हैं उसका वर्णन उसमें हमको मिलता है। अब क्योंकि अमीर खुसरो एक कवि है ना कि एक इतिहासकार, इसलिए इसकी जो विवरण है उसको बहुत सारे इतिहासकारों ने उसके ऊपर अपना डाउट दिखाया है कि हो सकता है ये सही हो सकता है ना भी सही हो। अब इसकी प्रारंभिक मुश्किलें क्या हैं? मुल्तान में अरकली खां हैं जो वहाँ का सूबेदार है, तो मुल्तान उसके अधीन है सबसे बड़ी, और ये अलाउद्दीन का सबसे बड़ा विरोधी भी है। मंगोलों का दबाव बढ़ रहा है, जैसे मैंने बताया कि मंगोलपुरी बसा दिया था जलालुद्दीन खिलजी ने, और अब क्योंकि इसने जलालुद्दीन खिलजी का वध कर दिया है तो मंगोल भी इससे रुष्ट हैं, तो मंगोलों का दबाव भी बढ़ रहा है पश्चिम सीमा पे। और पंजाब जो है वो खोखरों से आक्रांत है। इसके अलावा जो पश्चिमी सीमा है इसकी वो रावी नदी तक ही है, साम्राज्य की सीमा ज़्यादा बड़ी नहीं है पश्चिम में। और राजपुताना जो है इसको आधिपत्य में लाना एक कसौटी साबित हो चुका है अभी तक के सुल्तानों में। जैसा कि हमने देखा है कि ये अजमेर, नागौर और मंडोर ये तो गौरी के समय से ही तुर्कों के अधीन थे, परंतु इसके अलावा कहीं भी किसी सुल्तान को ज़्यादा सफलता नहीं मिलती। हालांकि कुछ वक्त के लिए इल्तुतमिश के अधीन रणथंभोर आता है, लेकिन उसके बाद रणथंभोर भी एक तरह से स्वतंत्र हो जाता है, और मेवाड़, रणथंभोर ये सब काफ़ी समय तक स्वतंत्र ही रहते हैं। तो एक बड़ा हिस्सा जो है वो सल्तनत के अधीन नहीं हो पाया है। अब इसके अपनी जो समस्याएं हैं वो एक एक करके सुलझाने की कोशिश करता है। सबसे पहले तो ये जलाली परिवार जो है, जो जलालुद्दीन का परिवार है, उसका अंत करता है, जिससे कि आगे चल के कोई भी इसके सामने विद्रोह ना उत्पन्न हो सके और कोई तख्ता पलट ना हो सके। तो इसके दो खान, इसके कुल 4 खान हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, हम आगे चल के बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं उलुग खां और ज़फ़र खां को ये भेजता है। ये इसके 2 बहुत ही अच्छे योद्धा हैं, इनको 40,000 की सेना के साथ ये भेज देता है मुल्तान। और मुल्तान में ये दोनों अपनी सेना के साथ 2 माह के अंदर सबका आत्मसमर्पण करवा देते हैं, और अहमद चप, अरकली खां और रुकनुद्दीन इब्राहिम को अंधा कर दिया जाता है, और संभवतः बाद में उनकी हत्या कर दी गई है, और उन्हें बाद में दिल्ली में मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो हम देख रहे हैं कि ये रक्त और तलवार की नीति को अपना रहा है। जिस तरह से जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी का हमने मूल्यांकन किया था, तो हमने देखा था कि वो किस तरह से उदारवादी शासक है और उदारवादी निरंकुशता का अनुसरण कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कहीं पे हमको उदारवादी इसकी नीति नहीं दिखेगी। आगे चल के हम और भी जब इसके विद्रोह को दमन देखेंगे तो किस तरह से हम देखेंगे कि जिस तरह बलबन ने एक आधारभूत शिला रखी थी निरंकुशता की, उसी आधारभूत शिला को के ऊपर ये एक बहुत बड़ी इमारत खड़ी कर रहा है, और उसी आधारभूत शिला का ये अनुसरण करता है। अब जब ये सिंहासनरूढ़ हो जाता है और मुल्तान से भी इसको कोई चिंता नहीं रहती, तो ये नियुक्तियां करना शुरू करता है, और जो वज़ीर था ख्वाजा खातिर उसको वज़ीर ही रहने देता है, क्योंकि ये सबसे श्रेष्ठ वज़ीर अभी तक का सिद्ध हुआ है। और एक ये बहुत सारे विभागों की रचना करेगा। अभी हम बात करते हैं जैसे दीवान इंशा। दीवान इंशा एक राज्य सचिव का विभाग है, जिसमें पत्र व्यवहार को लेके इसकी जिम्मेदारी होती है। पत्र व्यवहार और राज्य में जो निरीक्षक है, दरबारी निरीक्षक, उसकी इसकी जिम्मेदारी है। वहाँ पे मलिका उम्दा तुल मुल्क को ये नियुक्त करता है। और जैसे मैंने बताया था इसके 4 खान हैं, उसमें से ज़फ़र खां को आरिज ममालिक यानी कि सेना का जो विभाग है, सैन्य विभाग, उसका अधिकारी बनाता है, और नुसरत खां को दिल्ली का कोतवाल बनाता है। और जो दिल्ली का कोतवाल था इससे पहले फ़खरुद्दीन, उसको राजधानी का न्यायाधीश बना देता है। और अताउल मुल्क जो है, जो बरनी का चाचा है, इसको कड़ा और अवध का इक़्तिदार बनाता है। अताउल मुल्क ने जब ये देवगिरी के अभियान पे गया होता है, उस समय बहुत अहम भूमिका निभाई है। जब ये देवगिरी के अभियान पे था तो अताउल मुल्क कड़ा और अवध में रह के सुल्तान को, जो जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी उस समय जो सुल्तान था, उसको गलत सूचनाएं देता रहता है और उसको बताता है कि हाँ वो चंदेरी में ही आक्रमण कर रहा है। तो इससे खुश होकर अताउल मुल्क, जो कि बरनी का चाचा है, इसको कड़ा और अवध का इक़्तिदार बना देता है। और बरनी के जो पिता हैं मुईदुल मुल्क, इनको ये बुलंदशहर का इक़्तिदार बनाता है, बुलंदशहर की इक्ता देता है। बुलंदशहर जिसका पहले नाम बरन हुआ करता था, आधुनिक नाम उसका बुलंदशहर है। ज़ियाउद्दीन बरनी कहता है कि सुल्तान का जो दरबार है वो जलाली और अलाई खानों
और मलिकों से ऐसे शोभित हुआ जैसे पहले कभी नहीं देखा गया था। लोग स्वर्ण के मोह में ऐसे फंसे कि किसी ने उसके जघन्य अपराध, जो उसने जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी की हत्या की है, किसी ने उसके इस जघन्य अपराध की चर्चा तक ना की। उसने धन के प्रलोभन में सबको इस तरह से उलझा दिया कि सब जो जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी की निर्मम हत्या थी उसको सब भुला चुके थे। अब इसके शासनकाल में कुल 4 विद्रोह होते हैं। पहला विद्रोह होता है नव मुसलमानों का, जो हमने देखा था कि किस तरह से जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी के जब शासन है उस समय किस तरह 4000 मंगोलों ने इस्लाम धर्म स्वीकार करके मंगोलपुरी में बस गए थे और वही नव मुसलमान कहलाए। जब ये गुजरात विजय पे जाता है और गुजरात की विजय होती है और वहाँ पे जब ये लूट कर लेता है अलाउद्दीन खिलजी, तो उस लूट के पश्चात जो इसका एक खान है उलुग खां, वो लूट के माल से राज्य का हिस्सा मांगता है, जिसको हम बोलते हैं खुम्स। ये एक शब्द है, कभी कभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि खुम्स क्या है। तो खुम्स जो है वो लूट के जो माल है, जो जितना लूटा हुआ जो धन है उसमें राज्य का जो हिस्सा है उसको खुम्स बोलते हैं। तो राज्य का हिस्सा मांगता है खुम्स, ये वसूलना शुरू करता है। तब ये जो नव मुसलमान हैं ये शाही शिविर के ऊपर धावा बोल देते हैं और इस विद्रोह का दमन नुसरत खां और उलुग खां ये दोनों करते हैं और इनको नव मुसलमानों को खदेड़ देते हैं। और ये नव मुसलमान जाके रणथंभोर में, हमीर देव शासन है, जब हम इसके अभियानों की बात करेंगे अपने अगले सत्र में तो हम इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो ये रणथंभोर का जो हमीर देव शासक है वहाँ पे जाके नव मुसलमान शरण ले लेते हैं। तो इस तरह से नव मुसलमानों का जो विद्रोह है वो दमन हो जाता है इसका। उसके बाद हम देखते हैं अकद खां का विद्रोह। अकद खां जो है ये अलाउद्दीन के स्वर्गीय भाई मोहम्मद का पुत्र है, यानी कि इसका भतीजा है। और ये जब सुल्तान रणथंभोर पे आक्रमण करने जा रहा होता है तो एक तिलपित नाम की एक जगह है जहाँ पे शाही शिविर लगाया जाता है, वहाँ पे ये विद्रोह करता है। वहाँ पे ये षड्यंत्र करता है जब पशुओं के शिकार के समय सुल्तान पे ये आक्रमण कर देता है। मतलब वहाँ पे शिविर लगाया गया है और पशुओं का शिकार किया जा रहा है, उसी समय ये सुल्तान पे आक्रमण कर देता है। और सुल्तान जो है उसको तीर ज़्यादा गहरे नहीं लगते, क्योंकि उसने रुई का एक ऐसा वस्त्र, मोटा गहरा वस्त्र पहना हुआ है जिसको कूबा बोला जाता है, तो उसको ज़्यादा गहरे तीर नहीं लगते और सुल्तान जो है मूर्छित हो जाता है। तो जब सुल्तान अलाउद्दीन मूर्छित होता है तो अकद खां को लगता है कि सुल्तान मृत हो गया है, सुल्तान की मृत्यु हो गई है। और अकद खां जो है वो शाही हरम में घुसने का प्रयत्न करता है। शाही हरम में जब ये घुसने का प्रयत्न करता है तो वहाँ पे एक अधिकारी है मलिक दीनार, वो इसको रोक लेता है और वो ये इस बात पे जोर देता है कि हरम के भीतर प्रवेश करने से पूर्व वह सुल्तान का कटा हुआ सर लेके आए। और एक इतिहासकार, आधुनिक इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने इसी के ऊपर चुटकी लेते हुए या एक कटाक्ष करते हुए बोला है कि सुल्तान का सिर जो है वो शीघ्र प्रकट हुआ, किंतु वह अपने वास्तविक कंधों पे था। मतलब सुल्तान खुद स्वयं आ गया, क्योंकि सुल्तान जीवित थे तो उनका सर आ गया, बट वो अपने वास्तविक कंधों पे था। तो इसके बाद इसको पकड़ लिया जाता है और इसका सर काट लिया जाता है। तो अकद खां का सर ये काट लेता है और भतीजा इसका होता है तो उसको अपनी गोद में लेके भावुकतापूर्ण बोलता भी है कि इसको मैंने अपनी गोद में खिलाया है और ये मेरी गोद में अब ये विश्राम कर रहा है। इसके बाद मंगू खां और मलिक उमर, इन दो का विद्रोह हम देखते हैं। ये दोनों अलाउद्दीन की बहन के 2 पुत्र हैं। मंगू खां जो है ये बदायूं का इक़्तिदार है और मलिक उमर अवध का इक़्तिदार है। ये इस समय विद्रोह करते हैं जब सुल्तान रणथंभोर अभियान पे गया हुआ है और इनको विद्रोह करने पे इनको बंदी बना लिया जाता है और रणथंभोर लाया जाता है, जहाँ पे इनकी आंखें फोड़ दी जाती हैं। इसके बाद हम देखते हैं आखिरी विद्रोह है हाजी मौला का। ये भी उसी समय होता है जिस समय सुल्तान रणथंभोर के अभियान पे है। और दिल्ली का जो कोतवाल था पहले, अताउल मुल्क, इसकी मृत्यु हो जाती है, जो कि मुख्य न्यायाधीश भी है अभी। तो इसकी मृत्यु हो जाती है। सुल्तान रणथंभोर में व्यस्त होता है तो इस समय विद्रोह करने का इसको मौका मिल जाता है हाजी मौला को। और बर्नी इसको क्रूर, भ्रष्ट और दुराचारी बताता है बहुत। इसके दमन के लिए अलाउद्दीन गुप्त रूप से मलिक इमामुद्दीन को भेजता है, जिसने हाजी मौला और अलवी की हत्या कर दी और 1 सप्ताह के अंदर इस विद्रोह का दमन कर दिया। अब ये अलवी कौन है? अलवी जो है इल्तुतमिश के ही एक वंशज है, मतलब अपनी माँ की तरफ से ये इल्तुतमिश से कहीं ना कहीं रिश्ता रखता है। और हाजी मौला जब सुल्तान की गैरहाज़िरी में दिल्ली में इसको सुल्तान घोषित कर देते हैं। तो ये हाजी मौला का विद्रोह है। इस तरह से इसका दमन हो जाता है हाजी मौला के विद्रोह का। अब ये जो सुल्तान हैं अलाउद्दीन खिलजी और बलबन जो सुल्तान था, उनकी नीतियों में हम यहीं पे थोड़ा सा एक फ़र्क देखते हैं। दोनों ही विद्रोहों का दमन कर रहे हैं बहुत ही क्रूरता से। दोनों ही विद्रोह
के ऊपर लौह और रक्त की नीति और तलवार की नीति के ऊपर ही काम कर रहे हैं, लेकिन बलबन ने इसका कोई भी स्थायी उपचार नहीं किया था कि इस तरह के जो विद्रोह हो रहे हैं उनका कोई ऐसा स्थायी उपचार करे या उनके बारे में कुछ सोचे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी यहीं पे अपनी दूरदर्शिता दिखाता है और जो विद्रोह है उसका उन्मूलन करता है और उसके 4 उपाय बताता है। वो बैठ के ये सोचता है कि ये विद्रोह क्यों हो रहे हैं बार बार, जिसमें से 3 विद्रोह, 4 जो विद्रोह हुए उसमें से 3 विद्रोह तब हुए जब वो रणथंभौर के अभियान पे था। तो वो इसके 4 कारण निकालता है और वो कारण ये हैं। पहला कारण है कि सुल्तान को जनता के भले बुरे कार्यों के बारे में ना पता होना, मतलब सुल्तान को अज्ञान है, सुल्तान को पता ही नहीं चल रहा कि जनता क्या भले बुरे कार्य कर रही है। दूसरा और अहम कारण निकालता है, जिसको बर्नी ने भी माना है, कि मद्यपान, राज्य में मद्यपान होना। और तीसरा कारण निकालता है कि मलिकों और अमीरों के बीच में जो घनिष्ठता है, परस्पर घनिष्ठता जो बन रही है, जो अपने वैवाहिक संबंध स्थापित कर रहे हैं आपस में एक दूसरे के साथ और मिल के षड्यंत्र कर रहे हैं, तो ये तीसरा कारण बताता है। और चौथा कारण बताता है अत्यधिक धन संपत्ति। तो ये 4 कारण ऐसे बताता है और इनका उन्मूलन करने के लिए वो 4 अध्यादेश पारित करता है। पहला अध्यादेश पारित करता है कि सुल्तान को जैसे जनता के भले बुरे कार्यों का अज्ञान है, तो इसके लिए जो गुप्तचर विभाग, जो हमने देखा था, गुप्तचर विभाग गठित किया है बलबन ने। तो ये गुप्तचर विभाग का जो संगठन है वो इस तरह से करता है कुछ कि अब जो बरीद हैं उनकी नियुक्ति कुछ इस तरह से करता है कि उन्हें अमीरों के घर में और बाज़ारों में घटित होने वाली प्रत्येक घटना की सूचना सुल्तान को वो देते रहें। इस तरह से उनकी गठन करता है। और बर्नी इसके ऊपर कहता है कि गुप्तचर के जो भय, मतलब गुप्तचर इस तरह से लगा दिए उसने सभी अमीरों के पीछे कि उनके भय से जो अमीर हैं वो अपने घरों में भी कांपते रहते थे और जब वे राजमहल में जाते थे तो आपस में संकेतों से एक दूसरे से बातचीत किया करते थे। तो इसकी गुप्तचर व्यवस्था जो है वो एक तरह से हम देखें तो जिसका आधारशिला बलबन ने रखी, उसको इसने एक चरम सीमा पर पहुँचा दिया है। तो ये इसने पहला उन्मूलन किया है, पहला उपाय किया है अपने पहले कारण का, जिसकी वजह से विद्रोह हो रहे हैं। दूसरा जो मद्यपान का जो कारण इसने बताया, वो इसका मद्यपान निषेध कर देता है, खुद भी शराब पीना छोड़ देता है। जैसा कि हमने देखा था कि बलबन ने भी खुद शराब पीना छोड़ दिया है, लेकिन बलबन केवल इतना ही उसका उपाय करता है कि जो सार्वजनिक सभाएं हैं वहाँ पे शराब पीने पे और पाबंदी लगाता है। लेकिन ये बलबन से 4 कदम और आगे चला जाता है और बदायूं द्वार के सामने जितने भी शीशे के और चीनी के और शीशे के शराब के बर्तन हैं उनको तोड़वा देता है और मदिरा के जो क्रय विक्रय है उस पर भी पाबंद लगा देता है। तो ये ऐसा पहला सुल्तान है जो मदिरा के क्रय विक्रय पे पाबंद लगा रहा है। इससे पहले किसी ने मदिरा पे क्रय विक्रय पे पाबंद नहीं लगाया है। और ये मदिरा के साथ साथ जितनी भी और अन्य नशीली वस्तुएं हैं जैसे भांग है उन पे भी पाबंद, भांग है, ताड़ी है, उन पे भी ये पाबंद लगा देता है। और इसके साथ ही साथ ये जुआ खेलना और पासा खेलना उसको भी निषेध कर देता है। तो इस तरह से ये मदिरा के ऊपर बहुत ही सख्त आघात करता है। लेकिन बर्नी हमें बताता है कि अन्य लोगों ने घरों में छोटी छोटी भट्टियाँ खड़ी कर लीं और अवैध रूप से मदिरा बना उसे ऊंचे दामों में बेचने लग गए थे वो। तो ये हमें बर्नी बताता है कि क्योंकि इसने मदिरापान बहुत ज़्यादा, मदिरा के क्रय विक्रय पे रोक तो लगा दी, लेकिन अब जो भट्टियाँ जो राजसीय भट्टियाँ थीं वो ना हो के बल्कि हर एक के घर में छोटी छोटी भट्टी, अपनी निजी भट्टी सबने बना ली और सब वहाँ पे शराब बनाना शुरू कर दिया सबने। लेकिन आगे बर्नी हमको ये भी बताता है कि अलाउद्दीन के जो आदेश होते हैं वो कभी भी अधूरे लागू नहीं किए जाते थे। और उसने बदायूं द्वार के निकट काफ़ी सूखे कुएँ बनाए। तो जो लोग उसकी आज्ञा का उल्लंघन करते थे उनको वो उस कुएं में, उस काल कोठरी में फेंक दिया जाता था। तो इस तरह से जो दिल्ली है और उसके जो आसपास के 4-5 कोस का जो इलाका है, जैसे ग्यासपुर है, इंद्रप्रस्थ है और कीलूगढ़ी है, वहाँ पे कहीं पे भी शराब नहीं मिलती थी। और बर्नी हमको ये बताता है कि ये इतना अहम हुआ कि इसके बाद जो षड्यंत्र हैं वो होने बंद हो गए। तो मतलब एक तरह से मदिरापान बहुत बड़ा कारण था षड्यंत्रों का, क्योंकि मदिरापान करके वो आपस में एक दूसरे के साथ बहुत ही खुल के बात कर लेते थे और वो षड्यंत्र का एक जो तरीका है वो पनप जाता था। अब ये सबसे जो तीसरा और इसके अलाउद्दीन के हिसाब से सबसे अहम काम करता है वो मलिकों और अमीरों के ऊपर अपनी नकेल कसता है। इसके समय में जो मलिक और अमीर हैं वो इनको ये आदेश देता है कि कोई भी मलिक, अमीर या कोई भी दरबारी या अधिकारी और कोई भी ऐसा जिम्मेदार व्यक्ति जो उच्च पद पे नियुक्त है वो एक दूसरे के घर नहीं जाएंगे
और ना दावत करेंगे, ना गोष्ठियों का आयोजन करेंगे। और उन लोगों में जो परस्पर वैवाहिक संबंध है वो भी तभी स्थापित हो सकता है जब वह सुल्तान की अनुमति लें, यानी कि वो सुल्तान की अनुमति के बिना आपस में वैवाहिक संबंध भी स्थापित नहीं करेंगे। तो ये अपनी जो अमीर लोग थे, जितने मलिक थे और जितने अधिकारी थे, वो अपनी शक्तियों को इसी तरह से बढ़ाते थे कि आपस में एक दूसरे के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिया और विवाह को एक तरह से राजनीति का ज़रिया बना देते थे। और इस तरह से ये नकेल कसता है और जो अमीर हैं और जितने भी मलिक हैं उनको एक दास के स्तर पे लाके खड़ा कर देता है अलाउद्दीन खिलजी। और ये चौथा जो अध्यादेश है, अत्यधिक धन संपत्ति, अब ये क्योंकि अमीरों के पास बहुत सारी धन संपत्ति है तो इसका ये सबसे बड़ा जो उपाय करता है वो एक है जब्ती। अगर जब हम आगे बात करेंगे इसके भू राजस्व के बारे में तो हम इसकी ज़्यादा इसके ऊपर चर्चा करेंगे। जब्ती एक आदेश देता है, उससे जो अमीर है उनकी जो संपत्ति है इनके अपहरण को प्राथमिकता दी जाती है। और जितनी भी उनके पास भूमि है जो राजकीय पुरस्कार के तौर पे या धर्मार्थ निधि के तौर पे, जिसको हम वक्फ बोलते हैं, राजकीय पुरस्कार यानी इनाम, या राजकीय अनुदान जिसको हम मिल्क बोलेंगे, आगे चल के जब हम इसकी बात करेंगे तो जब हम इसके भू राजस्व और प्रणाली की बात करेंगे तो इन टर्म्स को मैं अच्छे से समझाऊंगा। तो अभी आप इतना जानिए कि जितनी भी भूमि उनको राजकीय अनुदान या राजकीय पुरस्कार या धर्मार्थ निधि से मिली है उसके ऊपर एक आदेश जारी करता है और उन सभी भूमि को खालसा भूमि में परिवर्तित कर देता है। खालसा भूमि जो है वो राज्य की भूमि है, मतलब जो भूमि जो राज्य के अधीन है और जिसका जो कर है वो सीधे राज्य कोष में जाता है। तो ये 4 उन्मूलन और इनके 4 उपाय ये करता है। और इसके बाद हम देखेंगे कि इसके राज्य में कोई ऐसा विद्रोह नहीं होते। तो ये ऐसा प्रथम सुल्तान है जिसने विद्रोह का स्थायी उपाय किया। ये हमारा आज का सत्र था। अब हम आगे चल के अगले सत्र में इसके जो अभियान है और जो इसका मंगोल इस पे आक्रमण करेंगे बार बार, हम उसका अध्ययन करेंगे। हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण इसी के शासन में होते हैं सल्तनत काल में, और ये उनका किस तरह से सामना करता है। तो ये हमारा आज का सत्र था। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ये सत्र अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, जिससे आपको अगले जो लेक्चर हैं उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।